Good morning, students. Welcome to the session. In this session, we are going to start a question that is block on block problems, and the topic is related to friction. If you know what do you mean by friction, then you can watch this video. If you have no idea about the friction topic, then you can see my notes. You can see that notes, and you can study about the friction. And after understanding the concept of friction, that what do you mean by friction and how, in which direction friction will occur, then you can come here and then you can watch this video. So without wasting any time, firstly we are going to start the question, but before starting it is request to you that if you find this video useful for any of your study purpose, then please like, share and subscribe the video if you find this video useful. Only in that case I am saying if you find this video useful, then you can like, share and subscribe this video with your friends, and please share this channel. And this is Jaskirat from this end, and we are discussing block on block problems. So block on block problems we are going to discuss here. So let's start the first question. So first question from this topic is on screen, and the question is find the value of f. So we have to find this value of f so that both the blocks move with the same acceleration on applying the force f. So that means in this question, firstly you have to understand the question. What he is saying in the question? He is saying on applying this f force, we have to find the value of this f so that these two blocks, this 2 kg block and this 6 kg blocks, these will move in the same acceleration. बच्चे there are two types of question. इसमें दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज ऐसा हो सपोज ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ऐसा हो सकता है दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन के साथ चले, जितना ये आगे गया उतना ही नीचे वाला ब्लॉक आगे गया. बट ऐसा भी हो सकता है दैट जैसे हमने फोर्स इंक्रीज कर दी 20 कर दी, ऑन अप्लाइंग द फोर्स 20, देन एक्सेलरेशन अभी भी सेम है सपोज. बट सपोज हमने कर दी वी हैव चेंज्ड दिस फोर्स अप टू 40, हमने 40 कर दी, ठीक है. ऑन अप्लाइंग 40 न्यूटन फोर्स, सपोज ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई की है, एंड नीचे वाला ब्लॉक जो है दैट ब्लॉक इज मूविंग ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स. आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन डिटेल. लेकिन ये नीचे वाला ब्लॉक तो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है ना. सो फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगी दैट इज़ कांस्टेंट, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज़ कांस्टेंट. बट जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं. सो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो और वो 2 kg का ब्लॉक आगे मूव कर जाए 6 kg से. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट केस. वट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्सेलरेशन केस. सो फर्स्टली द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड अबाउट फ्रिक्शन, जिनको फ्रिक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनको पहले अप्रोच पढ़ना होगा. सो देयर आर टू सर्फेसिस, वन सर्फेस इज दिस वन सरफेस इज दिस वन. एक सरफेस बच्चे ये है, एंड द अनदर सरफेस इज दिस वन. तो दो सरफेस है मेरे. आई हैव टू सरफेसेस नाउ. तो दो तरह की फ्रिक्शन होगी. फ्रिक्शन के कांस्टेंट्स यहाँ पे गिवन है. दिस कांस्टेंट इज 0.2 एंड दिस कांस्टेंट इज 0.1. सो कैन आई फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स. देखो 2 kg का ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है इस सरफेस पे कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, बिकॉज फ्रिक्शन की फोर्स से ही ये आगे की तरफ मूव करेगा 6 kg का ब्लॉक, और फ्रिक्शन की फोर्स ही होगी जो इस ब्लॉक को पीछे की तरफ मतलब इसकी मैं आपको बताऊंगा अभी. 2 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से इस पे जो फोर्स है ये पूरी की पूरी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट नहीं होगी,
और नीचे 6 kg वाला ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल में, अभी आपको समझ आएगा। लेट्स ड्रॉ अ 2 kg। एक बार मैं 2 kg का डायग्राम बना लूँ पहले। सपोज दिस इज़ माई 2 kg। मैं 2 kg का डायग्राम बना के उसका केस ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ द 2 kg ब्लॉक एंड नाउ सी व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 2 kg के ब्लॉक के ऊपर कितनी होगी? कैन यू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन? कैन यू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन? सी दिस वन, वेट इज डाउनवर्ड। 2 kg का वेट नीचे की तरफ आएगा, सो 2 kg इज 2 इंटू जी, वेट इज इक्वल टू 2g। ओके, सो पुट g इक्वल टू 10, वेट इज इक्वल टू 2 kg, सॉरी 2g, that is equal to 2 into 10, that is equal to 20 Newton. So weight is equal to 20 Newton for 2 kg and this is a normal reaction. Normal reaction on 2 kg body by this surface contact. 6 kg की बॉडी जब भी हमारे पास सरफेस कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल रिएक्शन लगती है। सो 6 kg बॉडी विल एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg। 2 kg की बॉडी के ऊपर 6 kg वाली बॉडी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 20। सो नॉर्मल रिएक्शन फॉर 2 kg बॉडी इज 20 न्यूटन। तो ये मेरी 2 kg की बॉडी है। सपोज दिस इज माई 2 kg बॉडी एंड 2 kg की बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगी? 20 न्यूटन। देन व्हाट इज गिवन हेयर, मेरे पास ये सरफेस था, आई हैव दिस सरफेस, ये सरफेस था कांटेक्ट का विद 6 kg बॉडी एंड दिस सरफेस हैज़ फ्रिक्शन कांस्टेंट। इसका फ्रिक्शन का कांस्टेंट कितना था? दिस फ्रिक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.2। सो फ्रिक्शन फोर्स, नाउ फ्रिक्शन फोर्स फॉर 2 kg, friction force for 2 kg body is equal to, this small f is equal to mu into n. So friction force is equal to, जो ऊपर वाली फ्रिक्शन फोर्स होगी दिस सरफेस 6 kg एंड 2 kg बॉडी के बीच में, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0.2 into normal reaction of the body. So normal reaction is 20, so 20 into 0.2 is equal to 4 Newton. Anyone having doubt up to this point, please ask. So 4 Newton is the frictional force between 4 Newton is the frictional force between 6 kg body and 2 kg body. So 4 Newton force is there between 2 kg body and 6 kg body. Now I have to find the friction force. ओके चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मुझे याद रहे, 4 न्यूटन। ओके, देन फॉर 6 kg बॉडी, ओके फॉर 6 kg बॉडी द नॉर्मल रिएक्शन इज, लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ 6 kg। नाउ for 6 kg body the normal reaction is sum of total weight. So sum of here is 2 kg plus 6 kg. इसके बारे में डिटेल में अगर आपको चाहिए तो यू कैन सी फ्रॉम नोट्स, ठीक है। 6 kg on 6 kg body the normal reaction is this one and this normal reaction is equal to 8g. This is the weight of two bodies. Weight of two bodies is how much? Weight of two bodies is 8g and 8g is equal to 80. Okay, so 8g is equal to 80. So normal reaction for this case, normal reaction for 6 kg body is, normal reaction for 6 kg body is 80 Newton. So now see what will happen. For 6 kg body the upward normal reaction is n and the downward is 80 Newton. So normal reaction is 80 Newton. So for this surface now I am talking about, please note, now I am talking about this surface
6 kg and surface contact. So this friction force I have to find. 6 kg and this friction force I have to find. Okay, so 6 kg and this friction force I have to find. So this is equal to, this friction force is equal to 0.1 into 80, 0.1 into 80, 0.1 into 80, so this is equal to 8 Newton. This is equal to 8 Newton. 80, 0.1 into 8, 80. Okay students, now up to this point we have seen this question. So what will happen here? You can observe here, if it is a 6, I am talking about 6 kg body now. So 6 kg body will move in the forward direction due to which force? Due to this frictional force. This body will try to move in the forward direction. And this friction force is equal to 4 Newton we have seen. But the another friction force is occurring from here due to this surface in the backward direction, that is equal to 8 Newton. ठीक है. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी 2 kg की बॉडी से जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज़ 4 न्यूटन, और वो फ्रिक्शन क्या करेगी? फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी. बट ड्यू टू दिस सरफेस, इस सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से बॉडी क्या है? पीछे की तरफ मूव करना चाहेगी. 6 kg की बॉडी पीछे की तरफ मूव करना चाहिए बिकॉज सरफेस उसको रोकेगा. सरफेस विल ट्राई टू स्टॉप दैट बॉडी. सो इफ़ आई ड्रॉ अ 6 kg डायग्राम, अगर मैं यहाँ पे 6 kg का डायग्राम बना रहा हूँ जिस तरह से, सो आप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि 4 न्यूटन की फोर्स जो है, 4 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स इसको फर्दर मूव करने की कोशिश करेगी. और जो नीचे की तरफ, पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं बिकॉज इट इज़ लिमिटिंग. यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमें पता नहीं है कि ये मूव करेंगे ब्लॉक्स या नहीं करेंगे, अभी हमने कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट म्यू लिखा है. सो और ये मैनुअली क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि ये बुक का क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन वाज टेकन मैनुअली, ये मैनुअली लिया गया था क्वेश्चन. तो ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन गलत हो, तो ये किसी ने सोचा नहीं आप में से, आपने सभी ने आंसर निकालने की. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 kg के ब्लॉक के ऊपर आप कितनी भी फोर्स लगा लो, 2 kg के ब्लॉक के ऊपर आप कितनी भी फोर्स लगा लो, 6 kg का ब्लॉक मूव नहीं करेगा भाई. 6 kg का ब्लॉक क्यों मूव करेगा? 4 न्यूटन फोर्स इस तरफ है, 8 न्यूटन आपकी बैकवर्ड लग रही है. ऐसा तो नहीं है कि पीछे की तरफ चला जाएगा. आई एम सेइंग ये पीछे की तरफ तो नहीं चला जाएगा 6 kg, बट ऐसा है कि पीछे की फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है. जैसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस लेते थे, तो दिस इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगी. स्टैटिक फ्रिक्शन बन के कितनी रह जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन बन के ये 4 न्यूटन रह जाएगी. दैट मीन्स 6 kg की बॉडी ना फॉरवर्ड मूव करेगी, ना ही 6 kg की बॉडी बैकवर्ड मूव करेगी. आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज़ लिसन टू मी. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा. ये जो फोर्स थी, दिस ड्यू टू दिस सरफेस कॉन्टैक्ट, ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट था, ड्यू टू दिस सरफेस कॉन्टैक्ट मेरी फ्रिक्शन की फोर्स कितनी आई? 8 न्यूटन. तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस तरफ.
और ऊपर वाली बॉडी जो 2 kg की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो इस बॉडी को ऑब्वियसली फॉरवर्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, आई एग्री हियर। लेकिन ये फोर्स जो है दिस इज ओनली 4 न्यूटन, दिस बैकवर्ड इज 8 न्यूटन। तो बॉडी ऐसा तो नहीं है कि पीछे की तरफ चली जाएगी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन में या तो स्टेटमेंट गलत है या फिर यहाँ पे म्यू की वैल्यू थोड़ी बढ़ा के देता, कुछ कम करके देता, या फिर इस बॉडी को 4 kg ले लेता या 6 kg ले लेता। अगर ये बॉडी 4 kg की होती, इन दैट केस भी बॉडी मूव नहीं करती। हाँ, अगर ये 4 kg से ज़्यादा होती देन बॉडी मूव करती। दैट मीन्स कोई भी केस हो, फ्रिक्शन फोर्स तो चेंज नहीं होगी। 2 kg की फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड, ये जो सरफेस की फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। दैट मीन्स 2 kg के केस में जितनी मर्जी फोर्स लगा लो 6 kg वाली बॉडी नहीं हिलेगी, गारंटी है। जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, यू कैन ट्राई एनी फोर्स ऑन द अपर साइड 2 kg ब्लॉक। इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर कितनी भी फोर्स लगा लो 6 kg वाली बॉडी नहीं हिलेगी नीचे से, अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट ही हो 0.1 एंड 0.2। ये भी ध्यान रखना है, फ्रिक्शन कांस्टेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 kg के साथ 6 kg नहीं जा सकता है। नीचे का सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, म्यू की वैल्यू 0 कर दो नीचे वाले सरफेस के लिए। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, इफ़ इट इज़ अ फ्रिक्शन लेस सरफेस, लेट मी चेंज का कलर। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस हो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो नीचे वाली फ्रिक्शन ही 0 हो गई। दैट मीन्स फिर 4 न्यूटन इसको खींच लेगा, जो 4 न्यूटन फ्रिक्शन वाली फोर्स है, पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी बिकॉज सरफेस इज स्मूथलेस। तो क्वेश्चन में गलती थी, क्वेश्चन में जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि मैनुअली क्वेश्चन दिया गया था, कहीं बुक से तो दिया नहीं था, तो ऐसा गलती होने के चांस रहते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई, इसको अब चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। इसमें आप 0 पॉइंट ये फ्रिक्शन लेस ले लो सरफेस, नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस ले लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं विद फ्रिक्शन लेस सरफेस। चलो अभी तक समझ आ गया, इस नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट 6 kg। 6 kg की फोर्स की बात करते हैं। 6 kg की फोर्स, 6 kg का ब्लॉक, 6 kg का ब्लॉक किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स राइट, ड्यू टू विच फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ हेयर। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी उसकी वजह से ये फॉरवर्ड जाएगा। और इसको हमने ले लिया फ्रिक्शन लेस सरफेस। नाउ इसको 0 ले लिया हमने, 0.0 ले लें या नॉर्मल 0 ले लें, फ्रिक्शन लेस सरफेस। सो इस तरफ फ्रिक्शन होगी कोई, बैकवर्ड साइड देयर विल बी नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कांस्टेंट ही 0 हो गया तो फ्रिक्शन क्या लगेगी, कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ 4 न्यूटन नाउ। एंड हमने यही रूल पढ़ा था कि जो बॉडी फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से मूव हो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है। सो दिस इज़ द मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 kg, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 न्यूटन, acceleration is equal to 4/m, so 4/6, 2/3 is acceleration, 4/6 and 2/3 is the acceleration in this case। थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो 2/3 इज एक्सेलरेशन फॉर दिस केस। एंड हम क्या कह रहे हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक भी इसी एक्सेलरेशन से चले, तो अब हमें ऊपर वाले ब्लॉक का केस देखना है। सो ऊपर वाले ब्लॉक का देखो, इन द अपर ब्लॉक यू कैन ईजिली सी कि इसके ऊपर अब ये 2 kg, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये नीचे वाले ब्लॉक को तो मूव करने की कोशिश करेगी 6 kg को, लेकिन ये 2 kg को क्या करेगी, 2 kg को अपोज करेगी। फ्रिक्शन फोर्स के बहुत से रोल रहेंगे जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम आएगी। देखो नीचे वाला ब्लॉक है 6 kg, 6 kg के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो 6 kg मूव किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगी और 6 kg वाले ब्लॉक को मूव करवाएगी। ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगी और 2 kg वाले ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकेगी। सो दैट मीन्स फॉर 2 kg ब्लॉक, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 kg, द नेट फोर्स इज F माइनस फ्रिक्शन फोर्स वाज 4 न्यूटन, हमने कैलकुलेट की थी। सो F माइनस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास हमारे पास है 2 kg नाउ, एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द 6 kg ब्लॉक। तो तभी बोला है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पुट करना है। सो एक्सेलरेशन इज 2/3, सो 2 2 द 4, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। सो F इज इक्वल टू 2 2 द 4/3
4/3 plus 4/3 plus 4. So 4 3 is 12, 12 plus 4 16. So 16/3 will be the answer for this question. 16/3 Newton will be the answer for this question. But students, what happened in this question? You have to take this surface frictionless. अगर आप इस surface को frictionless नहीं लोगे, if you will not take this surface as a frictionless surface, in that case this case is not possible कि नीचे वाला ब्लॉक मूव करे. तो इस सरफेस को आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना होगा, नहीं तो आपको ऊपर वाली बॉडी का मास इंक्रीज करना होगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने चेंजेस किए हैं. सो आई होप यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस. व्हाट आर द चेंजेस? वी हैव टेकन द सरफेस कॉन्टैक्ट ऑफ 6 kg बॉडी विद द सरफेस. इसको हमने क्या लिया है? वी हैव टेकन इट एज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पे फ्रिक्शन नहीं होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. इस तरह से आप कर सकते हो. हाँ, इफ़ द क्वेश्चन वाज लाइक 0.2 एंड 0.1, इन दैट केस 6 kg बॉडी विल नॉट मूव. उस केस में 6 kg की बॉडी मूव नहीं करेगी. पहला ही क्वेश्चन था हमारा, लेकिन पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन एक्चुअली मैनुअली बनाया था. तो मैनुअली कोई भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एरर्स आ जाती हैं कई बार. सो लेट्स डिस्कस द सेकंड वन नाउ. अगर पहले में कहीं पे डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी. पूछ लेना कहीं पे. वैसे मैंने कोशिश की है अच्छे से डिस्क्राइब करने की कहाँ पे गलती थी, बट यू कैन ट्राई एट योर ओन एंड. एक बार फिर भी लगती है प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क. अच्छा, इस ब्लॉक में भी फोर्स ऊपर ही है ना, 2 kg 6 kg. ओके, इन दिस केस स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन देयर इज़ अ चेंज. ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, पहले वाला ही है ना. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू चेंज. हमें फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करनी है. क्लोज. ओके, in this case we have to apply the force on this lower block and the force is F. The force applied is F. So F force हमें apply करनी है on this lower block. Rest of the things are I think same. 2 kg body, mu is equal to 4, 0.2, 0.1, 2 kg body and 6 kg body. ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन हो गया आई थिंक. तो 9 kg वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, चलो लेट्स सी दिस वन. एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. 9 kg वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में. तो दिस इज़ द अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव. तो आपको एक मेथड बता देते हैं, उस मेथड से आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को. सो हेयर वी हैव सम कॉन्स्टेंट्स. हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, उस मेथड से हम करते हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बिहेव. किस तरह से क्वेश्चन बिहेव करेगा. एज आई सेड इन द अर्लियर क्वेश्चन, अपर ब्लॉक को अगर हम ज़्यादा फोर्स के साथ मूव करेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी से मूव कर जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा. इन द सेम वे हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ़ आई विल अप्लाई, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूँ 6 kg के ऊपर, देन दिस ब्लॉक विल लेफ्ट, ये पीछे रह जाएगा, एंड दिस ब्लॉक विल लेफ्ट एट बैकवर्ड, कुछ पीछे रह जाएगा, एंड दिस ब्लॉक विल फॉल डाउनवर्ड, ये नीचे गिर जाएगा. चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कंप्लीट इसको. थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसका सोल्यूशन, बिकॉज नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बिलो वन. So we have to find this F so that both the blocks will move with the same acceleration. So first of all we have calculated this friction force. हमने इस friction force को find out किया था. For the earlier question we have calculated it. तो हमने चेक किया था कि कितनी आई थी. This is 4 Newton. So this friction force was 4 Newton. सो दैट मीन्स अब देखो 6 kg के ऊपर फोर्स लगाओगे तो 2 kg का ब्लॉक क्यों मूव करेगा. द 2 kg ब्लॉक विल मूव ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन की फोर्स ही 2 kg ब्लॉक को मूव करेगी, और इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स एक ही है. जैसे 6 kg के ब्लॉक में 2 फ्रिक्शन फोर्स हो जाती है ना, नीचे और ऊपर,
तो 2 kg के ब्लॉक में एक ही फ्रिक्शन फोर्स है। सो दैट मीन्स ये 2 kg की बॉडी 4 न्यूटन की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो 2 kg बॉडी विल मूव ड्यू टू 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। 4 न्यूटन इज अर्लियर, हम पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके हटे हैं ये वैल्यू। सो 4 न्यूटन फोर्स लगी हमारी 2 kg बॉडी के ऊपर। सो बॉडी मूव करेगी ऑब्वियसली, 2 kg बॉडी विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये तो हमें पता है। बिकॉज अगर 1 न्यूटन भी फोर्स लगती तो भी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। सो दैट मीन्स बॉडी विल डेफिनेटली मूव, बॉडी मूव तो करेगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मास एक्सेलरेशन। सो 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 4 Newton is equal to mass is 2 and acceleration is, we have to find acceleration. So we have calculated the acceleration. Acceleration is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ब्लॉक जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके लिए एक्सेलरेशन मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे वाला ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से चले तो अच्छी बात है, अगर ये उससे ज़्यादा चलेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक गिर जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कि नीचे वाला ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन के साथ चले। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हेयर, हमने ये भी फ्रिक्शन फोर्स फाइंड की थी पिछले क्वेश्चन में। दिस वाज 8g। 8g वाज नॉर्मल रिएक्शन फॉर 6 kg बॉडी, और 8g के बाद हमारे पास g की वैल्यू 10 पुट की तो हमारे पास 80 आ गया था। एंड 80 के बाद दिस फ्रिक्शन फोर्स वाज इक्वल टू 80 इंटू 0.1। तो ये 6 kg की बॉडी जो है इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, दैट इज़ इक्वल टू 8 न्यूटन। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे। इससे पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें फोर्स अप्लाई की थी F ऑन 2 kg ब्लॉक, इन दैट क्वेश्चन वी हैव सीन दिस वन के 4 न्यूटन और 8 न्यूटन कैसे आए, ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। So 8 Newton force is applying, now 8 Newton is the frictional force on 6 kg। तो 6 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी 8 न्यूटन, एंड 2 kg ब्लॉक मूव होगा ड्यू टू 4 न्यूटन। बट स्टिल एक और कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, हेयर देयर विल बी अ मोर कंसेप्ट ऑल्सो। 6 kg की बॉडी को अपोज करेगी ये 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। 4 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में फिर से लगेगी जब 6 kg की बॉडी मूव करेगी। देखो, जब 2 kg की बॉडी मूव करनी है फिर तो 4 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगी द फ्रिक्शनल फोर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 6 kg बॉडी, तो 6 kg की बॉडी देखो, ये इफ इट इज़ अ 6 kg बॉडी, इफ इट इज़ अ 6 kg बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, नीचे की तरफ से फ्रिक्शन फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ 8 न्यूटन ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट। This is 8 Newton due to surface contact, and this is the friction force due to 2 kg block। 2 kg का ब्लॉक इस पे इसको मोशन को अपोज करेगा विद द फोर्स टू 4 न्यूटन। देखो, अगर ये 6 kg का ब्लॉक होता और इस पे फोर्स F लगाते तो जल्दी मूव करता, लेकिन अगर इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया तो ये धीरे मूव करेगा और फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स 2 kg का ब्लॉक इसके मोशन को क्या करेगा, दैट विल अपोज इट्स मोशन। सो 6 kg, नाउ 6 kg वी आर हैविंग द वैल्यू 6 kg हमारे पास आ चुकी है, एंड दिस इज द 6 kg का डायग्राम, एंड फोर्स F इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। तो F को अप्लाई किया और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेट फोर्स ही ऑन 6 kg बॉडी, नेट फोर्स इज बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट मीन्स F विल बी मोर, F ग्रेटर होगा। ठीक है, F माइनस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई आई एम एडिंग दैम। सो F माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इज 6 इंटू एक्सेलरेशन इज 2। सो this F comes out to be 6 2s the 12, and 12 plus 12, 8 plus 4, 12, 24 Newton. So this applied force should be equal to 20 Newton। हाँ, अगर 20 न्यूटन से लेस भी होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इफ़ दिस फ्रिक्शन फोर्स, इफ़ दिस अप्लाइड फोर्स
इज़ मोर देन 24, अगर ये 24 से ग्रेटर होगी तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और 6 kg का ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा और 2 kg का ब्लॉक पीछे रह जाएगा, बिकॉज दिस फ्रिक्शन फोर्स विल नॉट चेंज। अगर आप कैपिटल एफ को चेंज करोगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये तो 4 न्यूटन ही रहेगी, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हो रही, आपका कुछ और चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो सेम ही रहेगी। सो इसके मतलब इसका एक्सेलरेशन तो 2 ही रहेगा, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, आप एफ को 24 की जगह 40 कर दो, 50 कर दो, 60 कर दो, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन चेंज होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। एक बार यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द अर्लियर क्वेश्चन देयर वाज अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम, थोड़ी सी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज राइट, और स्मूथलेस सरफेस लेके वो क्वेश्चन हो जाता है। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर, है ना, आपको समझ आ गया होगा दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड वन क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड 9 kg और 1 kg वाला क्वेश्चन एंड में करेंगे। सो दिस वन इज़ द थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई के पेपर के लिए या नीट के पेपर के लिए। तो सोच के बैठे हैं बच्चे तैयारी करनी है, उनके लिए तो अच्छी बात है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो रीड द स्टेटमेंट, 2 masses A and B of 10 kg, सो A is of 10 kg, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलो A is of 10 kg and B is of 5 kg, so this is 5 kg respectively are connected with the string passing over a frictionless pulley. So this is the frictionless pulley, this is the frictionless pulley, ठीक है। and at the corner of the table, okay, it is placed at the corner of this table, so it is connected through corner. The coefficient of static friction of A with the table, the coefficient of static friction of A with the table is 0.2, तो बच्चे दिस इज 0.2, ठीक है। ए की स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट दे दिया 0.2। द मिनिमम मास ऑफ सी सो दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, ठीक है। ए का स्टैटिक कांस्टेंट हमें स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया 0.2, ओके। सो वी हैव टू फाइंड मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। तो बच्चे एक बार जल्दी से चेक करें, 0.2 इज स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, यहाँ का फ्रिक्शन कांस्टेंट हमें नहीं दिया हुआ सी और ए के बीच में, दैट मीन्स इसको हम 0 ले लेंगे, जहाँ पे फ्रिक्शन का कांस्टेंट नहीं दिया उसको हम 0 ले लेंगे। चलो जल्दी से एक बार डायग्राम थोड़ा इरेज हो गया। हाँ, बी इज़ 5, बी इज़ ऑफ 5 न्यूटन, सो इन दिस डायरेक्शन इट्स वेट विल बी देयर m into g, m into g, so 5 kg body, so 50 Newton force is 50 Newton force is there, 5g 5 into 10, हाँ जी, तो 50 kg 50 न्यूटन फोर्स इज डाउनवर्ड। सो ये 50 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगी, स्ट्रिंग इन द बॉडी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो दिस इज टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन, यही टेंशन यहाँ से आएगा इस तरफ। सो दैट मीन्स ए ब्लॉक इज मूविंग, ए ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हाँ, 50 न्यूटन से ये मूव करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट दिया हुआ है हमें। सो 50 न्यूटन। नाउ सी ए इज ऑफ 10 kg एंड 10 into 10, ओके 10 + 10, हाँ 10 + 10 इज 100। अगर यहाँ पे सिर्फ ए होता, लेट्स डिस्कस दिस वन, इफ देयर इज ओनली ए देन इट्स वेट इज इक्वल टू 10g, 10g आई एम टॉकिंग, अगर सिर्फ यहाँ पे ए होता, लेट्स डिस्कस हेयर, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इफ देयर इज ओनली ए देन इट्स डाउनवर्ड मास विल बी, वेट विल बी इक्वल टू 10g, 10g इज इक्वल टू 100, ठीक है। 10g इज इक्वल टू 100, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 10, g की वैल्यू पुट कर दी हमने 10, सो ये 100 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, नॉर्मल रिएक्शन फॉर ए इज इक्वल टू 100 न्यूटन। देन फाइंड द फ्रिक्शन, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, 100 into
0.2, 100 इंटू 0.2, 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। अब देखो नीचे की तरफ स्ट्रिंग जो है, हाँ दिस इज़ 20 न्यूटन, दिस इज़ 20 न्यूटन। सो स्ट्रिंग जो है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग किस तरफ है, स्ट्रिंग इज अप्लाइंग फोर्स 50 न्यूटन। स्ट्रिंग कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, स्ट्रिंग इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, स्ट्रिंग 50 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। बट 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, दैट मीन्स बॉडी मूव कर सकती है। रिजल्टेंट फोर्स इज 30 न्यूटन। सो दैट मीन्स देयर शुड बी अ मास दैट वी शुड बी प्लेस्ड ऑन ए के ऊपर एक मास प्लेस करना होगा, जिसकी वजह से क्या हो, ड्यू टू विच ये बॉडी क्या हो, मूव ना करे। ठीक है, ए फोर्स मतलब बी को ड्रॉप, बी भी अपनी पोजीशन पे रहे और ए भी अपनी पोजीशन पे रहे, मीन्स मोशन ना हो, मोशन सिस्टम में ना हो। सो वी हैव कैलकुलेटेड के पुली की वजह से क्या होगा, पुली की वजह से बी नीचे की तरफ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स लगेगी, टेंशन विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। सो टेंशन वगैरह हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड इट विद, हम इसको फाइंड आउट करते हैं विद ए एंड सी। इफ़ ए एंड सी विल बी देयर देन द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट 10, देन द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 10 प्लस सी को ले लिया हमने, सी 10 प्लस सी विल बी, सी 10 प्लस सी इंटू जी विल बी द वेट। तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, ए और सी का वेट नीचे की तरफ आएगा, 10 प्लस सी इंटू जी। सो आई कैन रेज इट नाउ, एक बार मैं रेज कर दूँ। सो दिस वाज 50, ये 50 था हमारा, है ना, दिस वाज 50। सो नाउ आई एम टेकिंग ए एंड सी बोथ। सो नॉर्मल वेट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू जी, 10 प्लस 5 इंटू जी, एंड ओके 10 प्लस 5 इंटू जी, वेट 1 मिनट, 10 प्लस 5 इंटू जी मल्टीप्लाई 0.2, मल्टीप्लाइंग 0.2 इज इक्वल टू 5G। इसको 5G के इक्वल भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट 50 ऑल्सो, हम 50 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, बिकॉज दिस वेट ऑफ बी इज़ 5G, दिस इज़ 5G। तो चलो हम ऐसा करते हैं, हम इसको 50 ही लिखते हैं, डोंट वरी। सो दिस इज इक्वल टू 50। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पुट जी इक्वल टू 10। सो 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड चलो मैं एक बार एरेज करता हूँ इसको। ठीक है, सो दिस इसका कितना लग रहा था, दिस इज इक्वल टू 5G। ठीक है, सो वेट इज इक्वल टू 5G, देन दिस टेंशन विल बी इक्वल टू 5G, दिस टेंशन विल बी इक्वल टू 5G। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू जी। तो 5G के साथ भी कर सकते हो, यू कैन डू इट विद 50 ऑल्सो, आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। सो दिस इज़ 5G एंड ए एंड सी आर मूविंग डाउनवर्ड विद, इनका मास कितना, वेट कितना हो गया, 10, वेट ऑफ ए 10 प्लस वेट ऑफ सी इज सी, 10 प्लस सी इंटू जी, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के साथ हम फ्रिक्शन कांस्टेंट अप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं 0.2, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू जी। सो जी विल कैंसिल आउट, जी विल कैंसिल आउट। सो 10 प्लस सी, वी आर लेफ्ट विद 10 प्लस सी इज इक्वल टू 25। 10 प्लस सी इज इक्वल टू 25, देन सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू निकाल लो, यू कैन फाइंड सी इज इक्वल टू 15 kg। सो सी इज इक्वल टू
15 kg। तो बच्चे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। अगर अकेला ये होता तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स कितनी आई थी हमारे पास, 20 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट था, तो चलो हमने फ्रिक्शन फाइंड कर ली, 20 न्यूटन आई। बट 20 न्यूटन से ये रुकेगा तो नहीं, बिकॉज दिस इज़ 15 न्यूटन। इस डायरेक्शन में जी की वैल्यू पुट करोगे 50 आ जाएगा। दैट मीन्स ए के ऊपर कोई ब्लॉक पुट करना पड़ेगा, ड्यू टू विच द मोशन ऑफ ए विल स्टॉप। ए का मोशन स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर कोई बॉडी रखनी पड़ेगी। जैसे इस फिगर में सी रखा हुआ है, सी को हमने फाइंड करना था, तो मैंने आपको मेथड बताया। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द 3 क्वेश्चंस, अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी। नाउ वी आर मूविंग टू मूव, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 15 kg। तो 15 kg की बॉडी होगी तो ये मूव नहीं करेगी। 15 kg से ज़्यादा कर दो तो भी नहीं मूव करेगी। 15 kg से 16 कर दो, 20 कर दो, 25 kg कर दो, तो पता ही है कि वेट बढ़ता रहेगा, तो फिर तो वैसे ही नहीं मूव करेगी, है ना। सो मिनिमम वेट रिक्वायर्ड फॉर सी इज़ 15 kg। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम वी कैन नॉट फाइंड, मैक्सिमम को हम फाइंड नहीं कर सकते। So this was all about the third question. If you have any doubt then you can drop a message, आप मैसेज वगैरह ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। Okay, then question number 4 is question that is based on SHM. SHM is simple harmonic motion. I think आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, तो कोई बात नहीं, बताएंगे आपको, ठीक है। एंड SHM ऑफ मैग्नीट्यूड A, तो ठीक है, एक बार करते हैं अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई। सो ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन एंड देन वी हैव दिस वन। ओके, सो 3 क्वेश्चंस आर देयर, अभी भी 3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट, आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। अ ब्लॉक P ऑफ मास M इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो दिस सरफेस, this B block is placed on frictionless surface, so this surface is frictionless। ये जो surface है this is smooth, written is smooth is written here also, so this surface is frictionless। another block Q of same mass, so that means mass of Q is also M and the mass of P is also M, are connected to a wall with the help of spring and the spring constant is K as shown in figure। so this is the wall and this is the wall and this is the spring which is connected here। okay, so mu is the coefficient of friction between P and Q। okay, P and Q के बीच में friction constant है mu। the blocks move together performing SHM। बच्चे SHM सुनो क्या होता है। SHM means simple harmonic motion। you have seen a pendulum here, you have seen a pendulum, आपने pendulum तो देखा ही होगा। so pendulum की एक mean position होती है, this is the mean position of pendulum, जहाँ पे pendulum equilibrium में होता है। जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, जो उसकी पोजीशन हो दैट इज़ मीन पोजीशन। सो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, कुछ फोर्स अप्लाई की, पेंडुलम यहाँ चला गया, ठीक है। फिर पेंडुलम क्या किया, पेंडुलम ने दोबारा से मूव किया इस तरफ इस तरफ इस तरफ, फिर यहाँ चला गया, फिर इस तरफ से पेंडुलम वापस आया, फिर से अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस किया, फिर से यहाँ पे चला गया। सो इन दिस वे होता क्या है, बॉडी मूव करती रहती है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। सपोज दीज आर ब्लॉक्स आर हेयर, हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई इस तरफ, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस होने के बाद स्प्रिंग फिर से खुलना चाहेगा, ठीक है। खुलना चाहेगा तो ये बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, फिर थोड़ी आगे चली जाएगी यहाँ पे, फिर से स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन चाहेगा तो ये फिर से बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। तो P और Q, फिर P और Q आगे चले जाएंगे। दैट मीन्स P एंड Q विल ऑसिलेट, एक तरीके से ऑसिलेट होंगे ये इस तरह से, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, वेट करना, पहले यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ पे वापस, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर से यहाँ से यहाँ, इस तरह से। सो दीज बॉडीज, दीज टू मासेस विल ऑसिलेट। लेकिन ये ऑसिलेशन के बारे में आपको एक आगे पूरा यूनिट है उसमें वहाँ पढ़ेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ फोर्स। स्प्रिंग की फोर्स को हम डिनोट करते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू K इंटू एक्स, वेयर एक्स इज़ द मैग्नीट्यूड। तो एक्स की जगह हम लिख रहे हैं A इज़ द मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है SHM का, उसको हम KX लिख लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे ए गिवन है तो हमने के इंटू ए लिख लिया। आई थिंक क्लियर, तो इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, आई थिंक 1 आवर की अबाउट, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो अच्छा लगेगा। देन सी दिस सरफेस इज स्मूथ, तो इसकी तो फ्रिक्शन नीचे की कितनी हो गई, नीचे की फ्रिक्शन को ले लेते हैं F1। सो F1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज सरफेस क्या है, स्मूथ, और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए फ्रिक्शन इक्वल टू 0। दैट मीन्स नीचे से तो कोई मोशन की प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट विल हैपन हेयर, क्यू ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा और साथ ही पी भी मूव करेगा। देन क्यू इस तरफ मूव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके, फिर से पी इस तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक अ कंडीशन वेयर पी एंड क्यू विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। तो हमें एक ऐसा केस लेना होगा जिसमें पी एंड क्यू सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं। ओके, क्यू के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज मास एम, ये मास एम है। एक बार चलो बाहर डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑन क्यू, क्यू के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी, क्यू का वेट नीचे की तरफ, दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस इज द सरफेस कॉन्टैक्ट एंड सी दिस वन, क्यू नीचे की तरफ, वेट, क्यू का वेट, वेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम इंटू जी। हाँ बच्चे, अगर यहाँ पे देखते तो वेट ज़्यादा होता, पी प्लस क्यू हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेट क्या है, ओनली क्यू का वेट आएगा, एम जी। सो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फॉर क्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, फ्रिक्शन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन क्यू एंड पी, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ बॉडी, जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ बॉडी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ क्यू एम जी इंटू फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी इंटू म्यू, वेयर म्यू इज द कांस्टेंट। नाउ वी नो वी आर अप्लाइंग फोर्स, स्प्रिंग किसके साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद क्यू, स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद क्यू ओनली। दैट मीन्स वी नो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स पी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। पी को कौन मूव करवाएगा, पी को कौन मूव करवाएगा बच्चे, पी को मूव करवाएगा क्यू। और क्यू कैसे मूव करवाएगा, क्यू और पी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन फोर्स पी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। जिस डायरेक्शन में क्यू जाएगा उसी डायरेक्शन में पी जाएगा, बिकॉज पी को कौन लेके जाएगा, द फ्रिक्शन फोर्स विच इज कॉजिंग द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स जो है पी के ऊपर लगेगी, पी और क्यू सरफेस के बीच में, वो फ्रिक्शन फोर्स पी को मूव करवाएगी। तो चलो मैं आपको एक बार छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। सो इफ इट इज पी, सो पी विल मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल मूव ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू म्यू। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और हमने रूल भी यही पढ़ा था कि हम एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे, वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन जहाँ जिस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, तो वी विल फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर। हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, एम जी म्यू, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पी का भी मास सेम है, पी और क्यू दोनों का मास सेम है। सो एम जी इंटू म्यू, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास एंड मास विल कैंसल आउट। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया बच्चे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इंटू म्यू। सो दिस इज एक्सेलरेशन। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। अब ध्यान से देखना, क्यू को इस तरफ फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू ए, स्प्रिंग की फोर्स इक्वल टू के इंटू ए। एंड ये जो फ्रिक्शन वाली फोर्स थी, ये क्यू को मोशन को अपोज भी करेगी, पी को तो सपोर्ट करेगी। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में, कि जो पी और क्यू के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स है दैट विल सपोर्ट पी, ये पी को सपोर्ट करेगी मूव करने को, पी को मूव करवाने के लिए सपोर्ट करेगी,
लेकिन क्यू के मोशन को ये अपोज करेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहीं पे बेसिकली बच्चे गलती करते हैं। सो क्यू क्या होगा, क्यू को ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगी। सो फ्रिक्शन फोर्स, अब हम क्यू के लिए इक्वेशन लिखेंगे। नेट फोर्स देखो के एंड क्यू, के इंटू ए ज़्यादा होगा बिकॉज बॉडी तो इसी तरफ मूव करेगी ना, के इंटू ए। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस फ्रिक्शन फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी इंटू म्यू। अब देखो दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन। सो क्यू का भी मास एम है, सो मास इंटू एक्सरलेशन, एक्सरलेशन की वैल्यू देखो कितनी है, एक्सरलेशन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पी एंड क्यू इज, हाँ फ्रिक्शन फोर्स, तो दिस इज एम इंटू एक्सरलेशन। एक्सरलेशन की वैल्यू देखो बच्चे, एक्सरलेशन इज इक्वल टू जी इंटू यू। सो कैन आई राइट दिस एक्सरलेशन इज इक्वल टू एम जी यू, एम जी इंटू यू। सो दिस इज इक्वल टू के इंटू ए, सो के इंटू ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम जी यू। बच्चे ये राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 एम जी इंटू यू। एंड व्हाट इज एम जी यू, एम जी यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। सो अभी मैंने देखा पूछा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड क्यू, ही इज आस्किंग अबाउट द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, नाउ फ्रिक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए इज इक्वल टू 2 एम जी यू। So here I am writing K into A is equal to 2 mgu, that means it is equal to 2 times of frictional force, 2 times of frictional force, because this is frictional force mgu. So frictional force is equal to, frictional force between P and Q is equal to K into A, K into A by 2. So this is the frictional force answer. So answer for this question is K into A by 2. So this is all about this question. इसके बारे में SHM के बारे में अगर आपको नहीं पता चलता तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप एक बार गूगल पे सर्च करना, देन आई थिंक यू विल डेफिनेटली नो कि व्हाट डू यू मीन बाय SHM, तो SHM का मीनिंग क्या है। You will definitely find you will definitely find how what do you mean by SHM। तो SHM का मतलब क्या है आपको अच्छे से बिल्कुल पता लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4th क्वेश्चन। कहीं पे डाउट लगता है बच्चे, यू कैन आस्क। बोथ द बॉडीज हैव मास m, तो दोनों का मास m था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन में कहीं पे कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट ट्राई करना अच्छे से समझने की, देन आपको शायद ये क्वेश्चन ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। बुक में थोड़ा लेंथी वे से दिया हुआ है, कंफ्यूज भी करेगा आपको बुक में, बट जिस तरीके से मैंने समझाया है कि पी को फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट करेगी और क्यू को फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट नहीं करेगी, सो उस तरह से समझने की कोशिश करना, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वन। सो 5th क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मास, ओके, तो डिटेल में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ें एक बार खुद, प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करें। सो ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन एंड, एक बार खुद अपने एंड पे ट्राई करें। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस, मैं आपको मैं डिस्कस करता हूँ। ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन एंड, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। Options are given here, 4 options are there, please pause the video। So let's start the question। I hope you have tried at your own end, एक बार ट्राई जरूर करते।
The coefficient of static friction mu s between block A and A of mass 2 kg and the table as shown in figure. So A is having the mass of 2 kg. What would be the maximum mass value of B so that two blocks do not move? Okay, he is asking about the value of mass of B so that two blocks do not move. The string and pulley are assumed to be smooth and massless. Take G equal to 10 meter per second square. So students, in this case, this is the surface contact. So friction force will act here. And how can you find that friction force? How can you find? Firstly, see the normal reaction of A. So this is weight equal to m into G. So weight is equal to 2G. Let me write. So weight is equal to 2G. आई होप इट इज़ क्लियर. यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. वेट इज इक्वल टू 2 इंटू जी. सो वेट इज इक्वल टू 2G. दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 2G बिकॉज नीचे की तरफ वेट है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है. हर केस में नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल नहीं होती. दिस इज ऑल्सो क्लियर. दिस शुड बी ऑल्सो क्लियर, बट इस केस में है. सो दिस फ्रिक्शन फोर्स, नाउ सी दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू, this friction force is equal to 2G. Put the value of G here. G is equal to 10. 2 into 10. This is the normal reaction. So normal reaction into friction constant. Friction constant is 0.2. So this is the friction of formula for friction force. Friction force is equal to mu into n. Mu is constant and n is the normal reaction. So normal reaction is 2G. 2 into 10. So this is equal to 0.4. 0.4 into 10. So 4 Newton. 4 Newton is the friction force. So that means बच्चे आप समझ सकते हो इस डायरेक्शन में एक 4 न्यूटन की फोर्स लगेगी. लेट मी सी, थोड़ा डार्क मार्क कर लेते हैं. ओके, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन एक 4 न्यूटन की फोर्स लगेगी. ठीक है, सो 4 न्यूटन फोर्स विल बी देयर. ठीक है, अगर ए को मूव नहीं करवाना हमने, सपोज वी वांट कि ए यहाँ पे रहे. अगर ए यहाँ पे रहेगा तो बी भी ऑब्वियसली, अगर ए नहीं हिलेगा तो ऑब्वियसली बी भी नहीं हिलेगा. ये बात तो श्योर है. इफ़ ए विल नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजीशन, अगर ए अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा तो बी भी नहीं हिलेगा. भाई ये तो समझ सकते हो फिगर से. सो अगर ए को स्टेशनरी रखना है तो क्या करें? देखो बी तो नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, है ना, नीचे की तरफ तो बी खींचेगा. देखो बी का मास हो गया, हम इसका मास ले लेते हैं m इंटू जी. सो यही मास ऊपर की तरफ टेंशन में आ जाएगा, है ना. टेंशन का नहीं पता तो बच्चे फर्स्ट वीडियो देखो. दिस टेंशन इज इक्वल टू mg और यही टेंशन यहाँ पे होगा. दैट मीन्स हाँ, ए का मोशन हमें जीरो करना है, ए हमें स्टेशनरी करना है. तो दैट मीन्स ए के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो. सो दैट मीन्स टेंशन इज इक्वल टू, जितना टेंशन होगा स्ट्रिंग में, दैट शुड बी इक्वल टू 4 न्यूटन. तो टेंशन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स कैंसिल हो जाएंगे और ए अपनी पोजीशन पे रहेगा. ए विल स्टे एट इट्स पोजीशन. अगर ए अपनी पोजीशन पे रहेगा तो ऑब्वियसली बी भी अपनी पोजीशन पे ऊपर रहेगा. ये आप समझ सकते हो फ्रॉम द डायग्राम. सो टेंशन इज इक्वल टू 4G. टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी. सो m के साथ g की वैल्यू पुट कर दो 10. सो g इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन. बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चे, अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप समझने की कोशिश करोगे. हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन. सो m इज इक्वल टू 4/10. m is equal to 4/10. So mass comes out to be, mass of B comes out to be 0.4 kg. So mass of B comes out to be 0.4 kg. So 0.4 kg होगा अगर ये, ठीक है, 0.4 kg से कम भी हो सकता है. B का मास 0.4 kg से कम भी हो सकता है. कम होने के केस में क्या होगा, वेट करना. हाँ, 0.4 kg से कम होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर 0.4 kg से ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस बी नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा और ए को भी साथ में ले जाएगा. सो 0.4 मैक्सिमम मास होगा. 0.4 विल बी द राइट आंसर इन दिस केस. सो 0.4 अगर होगा मास बी का तो 0.4 kg होगा तो मूव नहीं करेगा.
मैक्सिमम पूछा है ना बच्चे, यहाँ पे देखो मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताई। देखो उसने क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास, तो मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम के केस में तो आंसर 0.4 ही आएगा। बट अगर मैक्सिमम ना पूछा होता, अगर मैक्सिमम ना पूछा होता तो 0.2 भी सही था। अगर मैक्सिमम ना पूछा होता तो 0.2 भी सही था, लेकिन उसने मैक्सिमम पूछा है तो 0.4 आएगा। तो 0.4 से नीचे का कोई भी एक्सेप्टेबल है, बट 0.4 से अगर ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस बी नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा लगे वीडियो तो बच्चे लाइक एंड शेयर जरूर करना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। So students, let's move to the question number 6. I am going to clear it now. You can take the screenshot. So this was question. This is the question number 6. Two bodies of mass, two bodies A and B of mass 5 kg and 10 kg in contact with each other on a table against a rigid wall. The wall is there, and the coefficient of friction between two bodies and the table is 0.15. द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू ए, तो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है, दैट इज 200 न्यूटन। एंड what are the reaction of partition, so he is asking about the reaction of partition, the action reaction forces between A and B, action and reaction forces between A and B। ओके चलो ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड what happens when the wall is moved removed, ओके 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 A and B, okay, okay, let's start this question. This is an interesting one, and mass of A and B is 5 kg and 10 kg, okay, and the coefficient is 0.15. Okay, so what can happen here? This is a 5 kg body. Okay, normal reaction for this body. चलो मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, so that we can completely visible, हमें क्वेश्चन पूरा विजिबल रहे डायग्राम। Okay, raise this one. So A is 5 kg body. Okay, wait for 1 minute. So weight of mass of body A is 5 kg and the mass of B is 10 kg. So what will happen here? What will happen is normal reaction 5G. So 5G is the normal reaction. I am taking it as 50 Newton. So 50 Newton is the normal reaction of A, and the normal reaction for B is, the normal reaction for B is 10G, 10G, and it is equal to 100 Newton. So now this is the normal reaction, this is the weight and this is the normal reaction. So normal reaction for A is equal to 50 Newton, normal reaction for B is equal to 100 Newton. Students, this coefficient for A and B, this is a surface and mass of A and B are same, different, but coefficient for both A and B is 0.15. 0.15. So 50 Newton friction force for block A, frictional force for block A is equal to, frictional force for block A is equal to 0.15 mu into n,
0.15 इंटू 50 so this is equal to 7.5 Newton. So this frictional force on A is equal to 7.5 Newton. I will explain in detail everything. आपको सब कुछ explain होगा, don't worry. 7.5 Newton is clear. So in the same way, frictional force on B is equal to 15 into 100. So 15 into 100, this force is equal to 15 Newton. So this is friction force on B, 15 Newton. So बच्चे now see 15 Newton. Please note down these things. जितना मैंने अभी तक करवाया please note down करें, ठीक है. Please note down these values. Now see this diagram again. इस डायग्राम को दोबारा ध्यान से देखें and see what he is asked in the question. So firstly he is asking about the reaction of partition. So reaction of partition means this is partition. तो यहाँ से partition हुई है. So ये पूछ रहा है इसकी रिएक्शन क्या होगी, मतलब कुछ फोर्स इस तरफ लगेगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होगी ही इज आस्किंग अबाउट दैट वैल्यू. फर्स्ट थिंग क्लियर कि उसने पूछा है द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन. तो रिएक्शन ऑफ पार्टीशन अभी हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करनी है. द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी. तो ए एंड बी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे आएंगी यहाँ पे, तो ये भी देखना होगा किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है. सो चलो चेक करते हैं. सो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन हियर, देखो पहला केस क्या है कि यहाँ पे वॉल है और वॉल की वजह से ये बॉडीज मूव तो नहीं करेंगी, ठीक है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल प्ले द रोल. चलो पहले फ्रिक्शन देखते हैं ए की केस में. इन द केस ऑफ ए 7.5 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स, 7.5 न्यूटन. सो ए के केस में हमने 7.5 लगाई. 200 न्यूटन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 7.5 इज इन रिवर्स डायरेक्शन. दैट मीन्स हाउ मच फोर्स विल गो हेयर, यहाँ पे कितनी फोर्स जाएगी बी के पास, वो 200 माइनस 7.5. सो दैट मीन्स एट दिस एंड, इस पॉइंट के बाद कितनी फोर्स होगी हेयर, द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 192.5 न्यूटन. बच्चे ध्यान से समझना बिकॉज दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ए द फोर्स एट बी के पास कितनी फोर्स पहुंचेगी, फोर्स बी तक जाते जाते रिड्यूस हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 192.5. मैंने इसीलिए आपको बोला था कि वैल्यूज को नोट कर लेना. देन दिस इज द अगेन फ्रिक्शन फोर्स, बी में भी फ्रिक्शन है एंड दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 15 न्यूटन. सो 15 न्यूटन इसकी वैल्यू है. तो दैट मीन्स इस एंड तक पहुँचते ऑन रीचिंग द वॉल तक पहुँचते फोर्स कितनी रह गई, 192 माइनस 15. सो ये फोर्स रह गई मेरी 177.5. सो दिस फोर्स इज रीचिंग हेयर, force of 177.5 is reaching at the wall and if the wall is stationary, अगर वॉल स्टेशनरी है तो यही 177 बैकवर्ड आएगी. दैट मीन्स द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, जो पार्टीशन हुई है इस पार्टीशन से रिएक्शन कितनी आएगी, फ्रॉम दिस पार्टीशन द रिएक्शन इज इक्वल टू 177.5 न्यूटन. प्लीज़ नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट तक जितना क्वेश्चन करवाया गया है प्लीज़ नोट डाउन करें. देन ही इज आस्किंग एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी. तो ए एंड बी के बीच में रिएक्शन फोर्स, देखो ए ने इस तरफ कितनी फोर्स भेजी 192, तो बी ए को कितनी भेजेगा 192.
तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितनी हो गई 192.5. सो दिस इज इक्वल टू 192.5. सो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिले थे आज वीडियो में, इसलिए मैंने वीडियो को लेंथी कर दिया थोड़ा. 192.5. एक्शन द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन इज 177.5. तो बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस. अगर कंसंट्रेशन के साथ वीडियो इन कंप्लीट सिंगल टाइम में करोगे देन यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. देन ही इज आस्किंग व्हाट हैपन्स व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड. हाँ, वॉल को रिमूव कर दोगे तो ए और बी मूव करेंगे इस तरफ ऑब्वियसली. डज द आंसर चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन. इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के. तो जब बॉडीज मोशन में होंगी तो आंसर तो चेंज होंगे. हाँ, बॉडी एक्सेलरेशन करेगी, बॉडीज एक्सेलरेट करेंगी, सो एक्सेलरेशन विल बी देयर. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास नेट फोर्स कितनी आई थी अब फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होकर 177.5. क्योंकि फ्रिक्शन तो रहेगी, अगर ये वॉल रिमूव कर दें तो भी फ्रिक्शन तो रहेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से तो फोर्स रिड्यूस होगी 177.5. हाँ, एक्सेलरेशन अब दोनों ब्लॉक्स का सेम होगा. हम इसको सिंगल ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं. वी कैन कंसिडर इट एज अ सिंगल ब्लॉक. इसको सिंगल ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं. एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास इंटू एक्सेलरेशन ले लेते हैं एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो हमने इसको सिंगल ब्लॉक ले लिया. मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास इज इक्वल टू 10 + 5 15. सो यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड यहाँ से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम हेयर एंड देन हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी फोर्स कितनी फोर्स ए के लिए यूज़ हुई, ठीक है, एंड कितनी फोर्स बी के मोशन के लिए यूज़ हुई. मतलब कुछ फोर्स होगी जो ए का मोशन करेगी, कुछ फोर्स होगी जो बी का मोशन करेगी. बिकॉज एक्सेलरेशन तो सेम है, लेकिन फोर्स 200 जितनी ये फोर्स बची थी 177.5, इसमें से कुछ फोर्स है वो ए का मोशन करेगी, कुछ फोर्स जो है वो बी का मोशन करेगी. मैं आपको एक NCERT की एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया था. बाकी कोई क्वेश्चन मेरे खुद के थे, PDF नोट्स में से हमने PDF बुक्स जो है मेरे पास उनमें से लिए गए थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. इस क्वेश्चन की बात करते हैं. कोचिंग सेंटर ओके 12 फिजिक्स बुक्स NCERT सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से लिया गया था, इसको देखो. लॉज ऑफ मोशन में से ये क्वेश्चन लिया गया था एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था बच्चे जो हमने ये PDF में लिया था. सो दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन, ठीक है. सो यू कैन सी दिस वन एंड 200 न्यूटन हमने यूज़ किया था एंड वही कंसेप्ट सारा जो मैंने आपको बताया. वेट करना है 1 मिनट. सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड बाकी सारा कुछ वही है. एंड नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन बी. हाँ, ए बी के ऊपर फोर्स कितनी लगाएगा अगर पार्टीशन ना हो. अगर पार्टीशन ना हो तो 192.5 लगाएगा. अगर पार्टीशन है भी तो भी ना 192.5 ही लगाएगा. हाँ, क्वेश्चन चेंज कहाँ पे होता है अगर दोनों देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया था हमारा 177.5, जहाँ तक हमने भी कैलकुलेट कर लिया था. सो नेट फोर्स कॉजिंग मास ए टू मूव. तो ये ही दो पार्ट्स रह गए थे, फोर्स ऑन ए. मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली पॉइंट्स में थी तो दैट्स वाई मैंने ये स्किप कर दिया था. सो ए के मोशन के लिए कितनी फोर्स यूज़ होगी वो लिख ली और उसके बाद 192.5 में से ए की फोर्स माइनस कर दो. देन बाकी की फोर्स जो बचेगी दैट विल कॉज द मोशन फॉर बी. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू एट यूर ओन एंड. दिस PDF इज़ शेयर्ड विद यू. ये PDF आपके साथ शेयर्ड है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो. तो ऐसी बात नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते. सो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा होमवर्क का रह गया था, ठीक है. होमवर्क का क्वेश्चन था एक हमारा, चलो जल्दी से करते हैं.
So this is the homework question and this is the surface. ठीक है, ये हमारा सरफेस है. लेट्स डिस्कस. ओके, दिस इज आवर सरफेस and body of mass 9 kg is placed here. 9 kg की बॉडी प्लेस कर दी यहाँ पे एंड 9 kg की बॉडी के ऊपर प्लेस कर दी बॉडी 1 kg. नाइन kg के ऊपर बॉडी प्लेस कर दी बॉडी ऑफ मास 1 kg. थोड़ी लगेगी नहीं बट आपको कंसिडर करनी होगी. दिस इज़ 1 एंड नाउ आई हैव टू फाइंड के कोफिशिएंट कितने थे. लेट मी चेक. कोफिशिएंट 0.2 and 0.1. 0.1 is above 1. So coefficient is 0.1 here, 0.1 here, and this coefficient is 0.2. So this is the question and we are applying force. Force कहाँ पे अप्लाई कर रहे थे हम. We have to apply the force on 9 kg बॉडी. 9 kg की बॉडी के ऊपर फोर्स F अप्लाई कर रहे थे हम. सो हमें फाइंड करना था मिनिमम वैल्यू ऑफ F, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, सो दैट जिससे क्या हो 9 kg और 1 kg की बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ चले. सो फर्स्टली यहाँ पे देखो, दिस इज़ द नॉर्मल, दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स. यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगी ड्यू टू विच 1 kg की बॉडी मूव करेगी, क्योंकि 1 kg की बॉडी को मूव कौन करवाएगा. ये जो 9 kg और 1 kg के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगी, यही फ्रिक्शन फोर्स तो मूव करवाएगी 1 kg को. सो दिस इज 1g. 1g इज द वेट ऑफ 1 kg बॉडी. ठीक है, 1g वैल्यू g की पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा दिस 1g इज इक्वल टू 10 न्यूटन. So this is the weight of 1 kg body. This is equal to 10 Newton and this is the normal reaction. तो normal reaction ऊपर की तरफ है. Friction constant is 0.1. So frictional force between 1 kg and 9 kg body is 10. Normal reaction into friction constant 0.1. So that means the 10 into 0.1 is equal to 1 Newton. So this above body is moving in the forward direction due to the frictional force, that is 1 Newton. So now we have to find the acceleration from this body. हम उसी बॉडी से फाइंड आउट करते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से मूव करती है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. सो 1 न्यूटन बाय 1 kg. So acceleration is equal to 1 meter per second square. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास बच्चे एक्सेलरेशन आ गया. नाउ हमें क्या करना है, अब हम 9 kg की बॉडी देखेंगे. अच्छा, मैंने पहले भी बताया था फ्रिक्शन की फोर्स 1 kg को सपोर्ट करेगी मूव करने में और 9 kg को अपोज करेगी. दैट मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट 9 kg बॉडी, तो 9 kg बॉडी के लिए पहले तो नीचे वाली फ्रिक्शन फोर्स भी निकालनी पड़ेगी, ये भी. सो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी. नॉर्मल वेट इज़ 9 + 1 10g. सो 10g इज इक्वल टू 100. 10g को g की वैल्यू पुट कर दो 100. एंड फॉर द 9 kg बॉडी ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 100 इंटू, अच्छा चलो इसको फाइंड करते हैं. दिस इज इक्वल टू 100 इंटू फ्रिक्शन कांस्टेंट इज 10g इंटू 0.2. सो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 20. सो दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन. सो दैट मीन्स दिस फ्रिक्शन फोर्स ऑन 9 kg बॉडी ड्यू टू द सरफेस कॉन्टैक्ट इज 20 न्यूटन. तो ये हो गई मेरी 20 न्यूटन. सो दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ ड्यू टू दिस सरफेस कॉन्टैक्ट. ये जो सरफेस का कॉन्टैक्ट है, ड्यू टू दिस सरफेस कॉन्टैक्ट द फ्रिक्शन फोर्स इज 20 न्यूटन. देन द फ्रिक्शन फोर्स in this direction is another friction force is there which is 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन जो ऊपर ए और बी 1 kg और 9 kg के बीच में 1 kg को जो सपोर्ट करता है 9 kg की बॉडी को,
दिस विल अपोज, 9 kg की बॉडी को मोशन को अपोज करेगा। देन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज एफ, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कि इस बॉडी को कितना एफ चाहिए जिससे बॉडी मिनिमम एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, जो 1 है। सो नेट फोर्स एफ माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस 20। बच्चे एफ माइनस 20 क्यों लिया? क्योंकि बॉडी तो फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। दैट मीन्स एफ की वैल्यू नेट फोर्स ज़्यादा होगी। सो एफ माइनस 20 प्लस 1, बिकॉज 20 प्लस 1 इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इज 9 and acceleration is 1. Acceleration is 1, mass into acceleration. So maximum value of this force is equal to 9 plus 21, so it is equal to 30 न्यूटन। सो अगर 30 न्यूटन होगी फोर्स तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और दोनों की फोर्स क्या होगी? 1 न्यूटन के साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ दोनों बॉडीज़ मूव करेंगी। लेकिन अगर आप 30 न्यूटन से इंक्रीज़ कर दोगे, इफ़ यू विल इंक्रीज़ द फोर्स फ्रॉम 30 न्यूटन, अगर आप 30 न्यूटन से इंक्रीज़ कर दोगे, देन ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, इफ़ यू विल इंक्रीज़ द फोर्स फ्रॉम 30 न्यूटन, अगर आप 30 न्यूटन से इंक्रीज़ कर दोगे, देन 9 kg की बॉडी जल्दी मूव कर जाएगी और 1 kg की बॉडी पीछे रह जाएगी। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 था। दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉब्लम आई थी मैंने आपको बता दी थी कि नीचे वाली बॉडी का जो सरफेस था वो स्मूथलेस लेना चाहिए था हमें, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन में सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो उसमें स्टेटमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम था। सो दिस वाज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। So you can take the screenshot now, and if you feel that this video is useful to you, then you can like, share and subscribe the channel with your friends as well as the friends of other schools also। जितने भी schools वगैरह आपके साथ connected हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। एंड प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? लाइक एंड शेयर तो है ही है, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच।